नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। फ्रेंड्स, उस सीरीज के सेकेंड यूनिट का 8वां क्लास है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक फर्स्ट यूनिट के सारे वीडियो और सेकेंड यूनिट के 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने 7 वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए 105 नंबर क्वेश्चन तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 106 नंबर से नेक्स्ट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, 106 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, पूछा गया है कि विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोवाइड ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल, है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच माइक्रोमीटर हैविंग, है ना, प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल। बोल रहा है कि कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए इसके ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या डेप्थ माइक्रोमीटर में फंक्शन होती है क्या कि हम एनविल को क्या कर सकते हैं, आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है इनसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी बोल रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी बोल रहा है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि वैसे कौन से माइक्रोमीटर है जिसमें क्या होता है, एनविल इंटरचेंजेबल होते हैं, है ना। यानी कि हम एनविल को क्या करते हैं, बदलने का प्रावधान उसमें होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कि वैसा एक ही माइक्रोमीटर होता है जिसका एनविल क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, यानी आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान उसमें होता है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में फंक्शंस क्या होती हैं कि आप एनविल को अपने क्या होता है, थ्रेड के कोर डायामीटर के जो भी थ्रेड के एंगल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उनमें एनविल को इंटरचेंजेबल करके, यानी उसमें आंतरिक बदलाव करके आप अपने स्क्रू पिच के थ्रेड के अनुसार आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, 107 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन अ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, है ना। तो फ्रेंड्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है थ्रेड एंगल। ऑप्शन बी बोल रहा है टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड पिच। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है रूट एंड क्रस्ट। ऑप्शन डी बोल रहा है मेजर डायमीटर। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की जो यहाँ पे वायर सिलेक्शन होती है फ्रेंड्स, वायर सिलेक्शन हम किसके अनुसार करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड पीच, यानी चूड़ी का प्रकार और उसके पीच के अनुसार ही हम क्या करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वायर, है ना। यानी सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड, यानी स्क्रू थ्रेड की जो हम क्या करते हैं, वायर को सिलेक्ट करते हैं, उसका कारण क्या होता है, हम टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड पीच, यानी चूड़ी के प्रकार और पीच के अनुसार ही हम क्या करते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के लिए हम वायर का सिलेक्शन करते हैं।
क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर सिलेक्शन का स्वरूप निश्चित करता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी टाइप्स ऑफ थ्रेड ऑफ पिच, यानी चूड़ी के प्रकार और पिच के अनुसार हम क्या करते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में वायर सिलेक्शन करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 108 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि व्हाट इज द मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज, है ना। टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टेलीस्कोपिक गेज क्या मापता है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन बोल रहा है डेप्थ यानी गहराई, ऑप्शन बी बोल रहा है एक्सटर्नल डायमीटर, ऑप्शन सी बोल रहा है एंगुलर डायमेंशन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रिसेस। क्लियर। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको आने चाहिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछा जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए टेलीस्कोपिक गेज है क्या, है ना। तो फ्रेंड देखिए टेलीस्कोपिक गेज क्या है, एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर। क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कि हमारी जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो कैसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इससे हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्या करते हैं, स्लॉट के छिद्र किसी भी छिद्र के स्लॉट और रिसेस को हम अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी माप को हम आउटसाइड माइक्रोमीटर पे ट्रांसफ़र करके हम उसका मेजरमेंट निकालते हैं। क्लियर। यानी हम एक ही बार में हम डायरेक्ट किसी भी होल के स्लॉट को हम नहीं माप सकते, उसके लिए हमें डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। ये फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए और यूजेस के बारे में आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, छिद्र, स्लॉट और रिसेस को यहाँ पे ज्ञात करने के लिए, है ना। किसी भी छिद्र का स्लॉट या रिसेस को अगर आपको ज्ञात करनी है ना, तो वहाँ पे आप टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड्स इसमें थर्ड पॉइंट क्या हुआ टेलीस्कोपिक गेज का। तो फ्रेंड्स देखिए टेलीस्कोपिक गेज जो होता है वो आपका 6 सेटों में पाया जाता है। क्लियर। कितने सेटों में पाया जाता है, 6 सेटों में पाया जाता है। फ्रेंड्स सबसे पहला सेट क्या होता है ना, 8 mm से 8 mm से क्या होता है 12 पॉइंट यहाँ पे 7, है ना, 12.7 होता है। अब उसके बाद क्या होता है 12.7 mm से लेकर 19 mm। क्लियर, है ना। और 19 से क्या होता है 19 mm से 32 mm। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब फ्रेंड्स देखिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर। हम लोग 32 तक पहुँच गए हैं। अब उसके बाद क्या होता है 32 mm से आपका 40 यहाँ पे 54 mm। उसके बाद अगला सेट जो होता है हमारा, अगला सेट होता है हमारा यहाँ पे 54 से 90 mm और अगला होता है 90 mm से हमारा 150 mm। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट सेट था, फर्स्ट सेट हमारा क्या होता है, हमारा 8 mm से 12.7 mm तक हमारा मेजरमेंट लेता है। क्लियर। ये याद रखिएगा कि फर्स्ट सेट में हमारा क्या होता है 8 mm से यहाँ पे 12.7 mm तक हम मेजरमेंट ले सकते हैं और
दूसरा पॉइंट है, दूसरा सीट क्या होता है, दूसरा सीट जो होता है हमारा 12.7 mm से हम वहाँ पे ले सकते हैं क्या, 19 mm तक। क्लियर। अब उसके बाद तीसरा सीट जो आता है हमारा, है ना, 19 mm से क्या होता है 32 mm तक। और चौथा जो होता है 32 mm से क्या होता है 54 mm तक। और पांचवा जो होता है ना, 54 mm से क्या होता है 90 mm तक हम आप ले सकते हैं। और छठा सीट जो होता है हमारा 90 mm से 150 mm तक होता है। क्लियर। फ्रेंड्स, आपको यहाँ से याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछता है कि टेलीस्कोपिक गेज से हम मैक्सिमम कितने mm तक माप ले सकते हैं। तो मैक्सिमम जो ले सकते हैं 150 mm तक ले सकते हैं। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम का अगर आप बात करें तो यहाँ पे 8 mm होता है, यानी 8 mm से कम हम मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। अगर किसी भी स्लॉट का 8 mm से कम मेजरमेंट लेना है तो हम टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पे हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम स्मॉल होल गेज का यूज करेंगे। अगर 8 mm से कम, अगर 8 mm से कम स्लॉट की अगर चौड़ाई मापनी है तो उसके लिए आपको स्मॉल होल गेज का प्रयोग करना होगा। यानी स्मॉल होल गेज का प्रयोग करके हम 8 mm से कम स्लॉट को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए, है ना, कि टेलीस्कोपिक गेज से मिनिमम माप कितना लिया जाता है, तो 8 mm तक लिया जा सकता है। क्लियर। और अगर अधिक की बात करें तो 150 mm तक। क्लियर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 mm से नीचे वाले की मेजरमेंट लेने के लिए किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे स्मॉल हॉल गेज हो जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये सारे कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो अगले कंसेप्ट में हम बात करेंगे स्मॉल होल गेज की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश डाल दिए ताकि आप लोगों को याद रखे, है ना। एक बात और याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्मॉल होल गेज भी हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 108 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसका जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यानी क्या करते हैं, हम किसी भी छिद्र के स्लॉट और रिसेस को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है ना फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होगा, बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, है ना। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि अगले स्टूडेंट को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। क्लियर। अब चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 109 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोड्यूस फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, है ना। बोल रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पादित किया जाता है, यानी क्या उत्पन्न किया जाता है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार इस क्वेश्चन को क्लियर किया है ना। तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है फ्रेंड्स पिग आयरन, क्या हम ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन को प्राप्त करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कास्ट आयरन, या कास्ट आयरन से हम यहाँ पे कास्ट आयरन का हम यहाँ पे उत्पादन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा, या रॉट आयरन, या फिर मैलिएबल आयरन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे फर्नेस और उससे रिलेटेड जो प्रोड्यूस किए जाने वाले आयरन होते हैं उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिग आयरन की। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स, पिग आयरन जो प्रोड्यूस किया जाता है वो आपका ब्लास्ट फर्नेस से किया जाता है। किससे किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस से, है ना। ब्लास्ट फर्नेस से यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम बात करें कास्ट आयरन की, तो फ्रेंड देखिए, कास्ट आयरन जो प्रोड्यूस की जाती है वो आपका पुडलिंग फर्नेस से की जाती है। किससे, पुडलिंग फर्नेस से आपका रॉट आयरन जो है, यहाँ के कास्ट आयरन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रॉट आयरन की। तो फ्रेंड्स देखिए, रॉट आयरन जो होता है वो आपका रॉट आयरन जो होता है वो आपका सॉरी फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे
जो कास्ट आयरन होगा फ्रेंड्स, कास्ट आयरन जो होगा आपका क्यूफोला फर्नेसले होगा, क्लियर। और रॉट आयरन जो होगा यहाँ पे पुडलिंग फर्नेसले होगा, क्लियर। ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। पिग आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस से होता है, और कास्ट आयरन क्यूफोला फर्नेसले, और रॉट आयरन जो होता है पुडलिंग फर्नेसले, क्लियर। तो यहाँ से आप लोगों का सारा ऑप्शन क्लियर हो गया, और ये भी आप लोगों का यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया कि फ्रेंड्स ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन प्राप्त किया जाता है वो आपका पिग आयरन होता है, क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे 110 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज, है ना। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था टेलीस्कोपिक गेज की मिनिमम मेजरमेंट के बारे में, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। बोला गया है कि व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज। जी हाँ फ्रेंड्स, टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या मापा जा सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन के साथ यहाँ पे क्लियर करते हैं, क्लियर। फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बोला गया है, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोला गया है 8 mm, है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी बोला गया है 12.7 mm, ऑप्शन सी बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पे 19 mm, और ऑप्शन नंबर डी बोला गया है 150 mm, क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि हमने अभी जस्ट बात किया था टेलीस्कोपिक गेज के मिनिमम डायमेंशन के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिनिमम डायमेंशन क्या होता है 8 mm, क्लियर, है ना। यानी 8 mm जो होता है हम टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा मिनिमम से मिनिमम माप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, क्लियर। यानी 8 mm जो होता है टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम डायमेंशन ले सकते हैं, क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए आशा करते हैं आप लोगों का यह डाउट क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 111 यानी 111 mm, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। 111 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा गया है विच गेज इज यूज टू मेजर बेलो 8 mm डायमेंशन, क्लियर। बोल रहा है कि 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है ना। तो फ्रेंड्स हमने अभी बताया था कि 8 mm से अगर आपको नीचे यानी 8 mm से कम डायमेंशन वाले अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो आप किस तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, वहाँ पे फ्रेंड्स हम स्मॉल हॉल गेज का यूज करेंगे, क्लियर। क्या स्मॉल हॉल गेज का प्रयोग करके 8 mm से नीचे की डायमेंशन वाले को हम मेजर कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये आपका एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए ये आपका स्मॉल हॉल गेज है, क्लियर। ये जो है आपका स्मॉल हॉल गेज का ये फिगर दिया हुआ है ना। इसी के द्वारा हम 8 mm से कम मेजरमेंट को हम माप सकते हैं, क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स स्मॉल हॉल गेज के द्वारा हम यहाँ पे देखिए सबसे कम जो मेजरमेंट ले सकते हैं वो हम 3 mm ले सकते हैं। यानी ये भी हमारा क्या होता है 4 सेटों में पाया जाता है, क्लियर। फर्स्ट सेट में हम क्या माप सकते हैं फ्रेंड्स 3 mm से लेकर 5 mm तक की, और सेकेंड सेट में हम माप सकते हैं 5 mm से 7.5 mm तक, और थर्ड सेट में हम माप सकते हैं 7.5 mm से 10 mm तक, और लास्ट जो हमारा फोर्थ सेट होता है उसमें हम 10 mm से 13 mm तक की माप ले सकते हैं। यानी स्मॉल गेज से मैक्सिमम हम 13 mm तक माप ले सकते हैं, और मिनिमम कितना ले सकते हैं 3 mm तक ले सकते हैं। 3 mm से यानी 13 mm के बीच जो भी हम डायमेंशन प्राप्त होगी वो हम स्मॉल हॉल गेज से माप सकते हैं। और स्मॉल हॉल गेज का भी प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए या रिसेस को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे स्मॉल हॉल गेज का प्रयोग
करते हैं। क्लियर। और फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टेलीस्कोपी गेज, बी बोल रहा है स्मॉल हॉल गेज, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोल रहा है इनसाइड माइक्रोमीटर। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है वो पूछा गया है कि ये कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। बोला गया है कि विच गेज इज यूज टू मेजर वैल्यू 8 mm डायमेंशन, यानी 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्मॉल होल गेज का प्रयोग करेंगे 8 mm से नीचे की डायमेंशन को मेजर करने के लिए, है ना। फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि स्मॉल होल गेज हमारा 4 सेटों में पाया जाता है। फर्स्ट सेट में हम क्या करते हैं 3 से 5 mm, सेकेंड में 5 से 7.5 mm, और थर्ड में क्या होता है 7.5 से 10 mm, और लास्ट जो हमारा फोर्थ होता है उसमें क्या होता है 10 mm से 13 mm तक हम यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी ये हमारा स्मॉल हॉल गेज है जो 8 mm से नीचे की डायमेंशन को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको सारा पॉइंट्स भी क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये ITI एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ हम चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए बोला गया है कि विच कास्ट आयरन, है ना, हैज़ द एबिलिटी टू मिनिमाइज टू, यहाँ पे चैटर इन मशीन टूल्स। बोल रहा है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चटर को कम करने की क्षमता होती है ना। यानी जो क्या होता है वाइब्रेशन जो होता है ना उसको मिनिमाइज करने के लिए कौन से कास्ट आयरन सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर। जो हमारी यहाँ पे जो मशीन टूल बनाए जाते हैं, है ना, जो मशीन टूल बनाए जाते हैं वो किस कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, जो कि वहाँ पे क्या होता है चटर इन मशीन टूल्स, यानी कि चटर को क्या करता है मिनिमाइज करता है, यानी चटर को कम करने की क्षमता होती है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपसे क्लियर पूछा गया है कि किस कास्ट आयरन में, है ना, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में, है ना, चटर को कम करने की क्षमता होती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन बी बोल रहा है वाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है न्यूडलर कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मेलिएबल कास्ट आयरन। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग यहाँ पे टूल मशीन बनाने के लिए करते हैं। क्लियर। क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है वाइब्रेशन को रोकने की क्षमता होती है और ये टूल चटर भी कम करता है। क्लियर। इसीलिए हम ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग मशीन टूल बनाने में प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 113 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीट, यानी इस फीट का नाम क्या है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं यहाँ फीट के बारे में कि फीट किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स जितने भी मशीन बनाए जाते हैं, यानी जितने भी मशीन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो सारे चीज़ मशीन एक एक पार्ट से मिलकर बने होते हैं, यानी उसके एक एक पार्ट्स एक दूसरे से क्या होते हैं असेंबल किए हुए रहते हैं, है ना। और उसी असेंबल किए जाने वाले पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस या इंटरफेरेंस की मात्रा से बनने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं फीट कहते हैं, है ना। यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी मशीन के पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स वो सारा
पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, असेंबल किए हुए रहते हैं। और इन्हीं असेंबल किए हुए पार्ट्स, है ना, इन्हीं असेंबल किए हुए पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस या इंटरफेरेंस की मात्रा से बनने वाले संबंध को क्या कहते हैं, हम फीट कहते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फीट की, यानी फीट कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टाइप होता है फीट की, वो होता है आपका क्लियरेंस फीट, यानी ऑप्शन नंबर बी लिखना है, यानी क्लियरेंस फीट। और सेकेंड आपका जो होता है वो होता है ट्रांजिशन फीट। और थर्ड जो होता है आपका इंटरफेरेंस फीट। क्लियर। हमारे यहाँ पे फीट सिस्टम में क्या होते हैं, तीन ही प्रकार के फीट पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, क्लियरेंस फीट। सेकेंड हमारा होता है ट्रांजिशन फीट। और थर्ड जो होता है हमारा इंटरफेरेंस फीट। क्लियर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो फीट होता है वो क्या होता है, किसी भी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो आपका, क्लियर हुआ फ्रेंड्स। हमारी जो यहाँ पे फीट के जो टाइप्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर। फर्स्ट होता है हमारा क्लियरेंस फीट, सेकेंड होता है हमारा ट्रांजिशन फीट, और थर्ड जो होता है हमारा इंटरफेरेंस फीट। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समझिएगा, जो क्लियरेंस फीट होता है, क्लियरेंस फीट में क्या होता है, क्लियरेंस फीट में हमारा होल का साइज बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज छोटा होता है ना। क्या होता है, होल का साइज हमारा अधिक होगा और शाफ्ट का साइज कम होगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्लियरेंस फीट। और इसकी जो अलाउंस होती है फ्रेंड्स वो हमेशा धनात्मक होती है, यानी प्लस में अलाउंस दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अगला, यहाँ पे जो फीट है वो हमारा है ट्रांजिशन फीट। क्लियर। तो ट्रांजिशन फीट में क्या होता है, न तो ज़्यादा क्लियरेंस दी जाती है और न ही ज़्यादा इंटरफेरेंस दी जाती है। क्लियर। यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, वो ओवरलैप कर जाते हैं, यानी होल और शाफ्ट जो होते हैं वो एक दूसरे में, उनकी जो टॉलरेंस जोन होती है वो क्या होती है, एक दूसरे में ओवरलैप कर जाती है। और ओवरलैप के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फीट के नाम से जानते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा लास्ट है इंटरफेरेंस फीट। फ्रेंड्स देखिए इंटरफेरेंस फीट में क्या होता है, इंटरफेरेंस फीट में जो होता है वो हमारा शाफ्ट का साइज क्या होगा, बड़ा होगा होल की साइज से। क्लियर है ना। क्या होगा, हमारी जो शाफ्ट का साइज है, शाफ्ट का साइज जो है वो होल की साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, इसीलिए हम इसे इंटरफेरेंस फीट कहते हैं। और इंटरफेरेंस फीट में क्या होता है, हम यहाँ पे ऋणात्मक अलाउंस देते हैं, यानी माइनस में हम यहाँ पे अलाउंस देते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि फीट क्या होता है और फीट को हम कितने भागों में यहाँ पे डिवाइड किए हैं, और है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन के साथ, हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि इस फीट का नाम क्या है। क्लियर। तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका होल का साइज है और ये आपका शाफ्ट का साइज है। क्लियर। तो अभी हमने जस्ट बताया कि होल का साइज शाफ्ट के साइज से अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या होगा, क्लियरेंस फीट होगा, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखने से आपको लग रहा है कि होल का साइज जो है शाफ्ट के साइज से क्या है, बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका क्लियरेंस फीट के अंतर्गत चला जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यानी ये जो आपका फिगर शो कर रहा है वो आपका क्लियरेंस फीट है ना। तो इसीलिए आपका 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और फ्रेंड्स ये जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट्स बताएं फिर से रिलेटेड, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और कंसेप्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि इससे भी हम यहाँ पे क्लियरेंस फीट या ट्रांजिशन फीट हो या इंटरफेरेंस फीट हो उसको हम पहचान सकते हैं। क्लियर। ये देखिए टॉलरेंस जोन है ना। टॉलरेंस जोन से हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा फीट जो है क्लियरेंस है या ट्रांजिशन है या इंटरफेरेंस है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है कि एक जीरो लाइन होता है और जीरो लाइन के ऊपर हमारा टॉलरेंस जोन दिए हुए रहते हैं, है ना। तो जीरो लाइन से अगर अगर
होल का टॉलरेंस जोन ऊपर है और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन नीचे है। देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ है कि शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से अगर होल का टॉलरेंस जोन ऊपर रहेगा तो वहाँ पे क्लियरेंस फिट होगा, और अगर यही ऑपोजिट हो जाए, यानी हमारा शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है वो होल के टॉलरेंस जोन से अगर ऊपर हो जाता है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा। क्लियर। और अगर यही दोनों आपस में क्या हो जाएं, अगर यही दोनों टॉलरेंस जोन जो है वो आपस में इस तरह से ओवरलैप कर जाए, क्लियर, इस तरह से ओवरलैप कर जाए तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। क्लियर। तो ये फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, हम यहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए शो किया हुआ है कि ये होल का साइज क्या है, शाफ्ट के साइज से ऊपर है, और यहाँ से भी हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि ये क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आएगा, है ना। तो अब चलिए हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 114 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अ साइज टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, है ना। बोला गया है कि आकार के बीच गणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है ना। तो चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बोला है डेविएशन, यानी ऑप्शन बी बोल रहे हैं अपर डेविएशन, ऑप्शन सी बोल रहा है लोअर डेविएशन, ऑप्शन डी की बात करें तो एक्चुअल डेविएशन। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आकार के बीच में बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है, यानी व्हाट इज द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक डिफरेंस, है ना, बिटवीन अ साइज टू इट करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका ये करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका डेविएशन हो जाएगा, यानी, है ना, यानी आकार के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है, डेविएशन कहा जाता है। क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका 114 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी डेविएशन होगा। क्लियर। अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे 115 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, बोला गया है कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ कंपोनेंट साइज, है ना। बोल रहा है कि घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका कंपोनेंट के मान लीजिए यहाँ पे कोई साइज दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे बोल रहा है कि घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे होते हैं ना बेसिक साइज के। यहाँ पे हमारे मान लीजिए यहाँ पे बेसिक साइज क्या है 20 है, और बेसिक साइज के अगर ऊपर देना है तो यहाँ पे देखिए दो तरह के टॉलरेंस होते हैं, है ना। एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बाइलेटरल। क्लियर। तो देखिए यूनिलेटरल में क्या होता है, यूनिलेटरल में एक ही तरफ टॉलरेंस दी जाती है, और बाइलेटरल में क्या होता है दोनों तरफ दी जाती है ना। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अपर लिमिट क्या होगी। अपर लिमिट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट, है ना, और लोअर लिमिट क्या क्या होता है, उससे कम लिमिट, है ना, यानी न्यूनतम लिमिट जिसको बोला जाता है। तो अपर लिमिट हमेशा क्या होगा, लोअर लिमिट से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे हमारा कोई भी बेसिक यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, यानी बेसिक साइज नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया है कि घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमें ये थोड़ा सा थिंकिंग करना है कि अपर लिमिट हमेशा क्या होता है, लोअर लिमिट से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है 0.005, उसके बाद ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.008, है ना। ऑप्शन सी की बात करें तो 19.995, और ऑप्शन डी की बात करें तो 20.008। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन सी और डी तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि ये यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, है ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंडिकेट हमारे पॉइंट्स में होते हैं, है ना, 0 पॉइंट हो गया या इसके और कुछ इधर हो सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए
इसी तरह से हम ए और बी को अगर यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी और ए में बड़ा कौन है, 0.008, यानी जो बड़ी होगी वही हमारा अपर लिमिट होगा और जो छोटा होगा वो हमारा लोअर लिमिट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अपर लिमिट के बारे में बात कर रहा है, तो अपर लिमिट के बारे में बात करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसीलिए आपका 115 का जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी जो अधिक होगा वो अपर लिमिट होगा और जो कम होगा वो आपका लोअर लिमिट होगा। ये आप लोग माइंड में यहाँ पे याद रखिएगा, है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है, यानी अपर लिमिट हमारा हमेशा बड़ा होगा लोअर लिमिट का। इसीलिए आपका 115 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया है 116 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि व्हाट इज द टर्म, है ना, क्या बोला गया है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द रिलेशनशिप, है ना, एग्जिस्ट बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स। बोला गया है कि दो मैचिंग यानी दो मेटिंग यहाँ पे भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, यानी बोल रहा है कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मैचिंग पार्ट, यानी दो मैचिंग पार्टों के बीच के संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स, वो प्रयुक्त शब्द को हम फीट के नाम से जानते हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट यहाँ पे बात किया कि जितने भी मशीन के पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स एक दूसरे पार्ट से मिलकर ही बनते हैं, यानी एक दूसरे से असेंबल करके मशीन को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब असेंबल किए जाते हैं तो उनमें क्या होता है, असेंबल किए जाने वाले पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस या इंटरफेरेंस की मात्रा से, है ना, बनने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। तो वही यहाँ पे बात बोल रहा है कि दो मेटिंग पार्टों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो वहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। क्लियर, यानी इसको हम फीड के नाम से जानते हैं। और फीड के बारे में अभी हम जस्ट यहाँ पे बात किए थे कि फीड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्लियरेंस फीड होता है, सेकेंड हमारा क्या होता है, सेकेंड हमारा होता है ट्रांजिशन फिट होता है, और थर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। क्लियर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लियरेंस फिट के बारे में हम लोग बात किए थे। तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है, होल का साइज शाफ्ट के साइज से अधिक होगा क्लियरेंस फिट में। और यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, शाफ्ट का साइज जो होगा होल के साइज से क्या होगा, अधिक होगा, है ना। इंटरफेरेंस और यहाँ पे जो आपका क्लियरेंस फीड है वो दोनों अपोजिट हो जाते हैं, है ना। क्लियरेंस फीड में क्या होता है, हमारा होल का साइज बड़ा हो जाता है शाफ्ट के साइज से, और इंटरफेरेंस में क्या होता है, शाफ्ट का साइज हमारा क्या हो जाता है, शाफ्ट का साइज हमारा बड़ा हो जाता है होल के साइज से। क्लियर, यहाँ पे याद रखिएगा। और ट्रांजिशन फीड में क्या होता है, ट्रांजिशन फीड में होता है हमारा होल और शाफ्ट का जो साइज होता है, यहाँ पे जो दोनों के जो टॉलरेंस जोन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, इसीलिए इसे हम ट्रांजिशन फीड कहते हैं, है ना। यानी इसमें ना तो ज़्यादा क्लियरेंस दिया जाता है और नहीं ज़्यादा इंटरफेरेंस दिया जाता है ना। तो ये बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा और आप लोग इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा फिर से रिलेटेड, है ना। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये डाउट यहाँ पे और कुछ डाउट रह जा रहा है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करें, और यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। क्लियर, तो हम उसको और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पे चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना। अब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 117 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा गया है बर्नियर माइक्रोमीटर से रिलेटेड, है ना। तो देखिए बोला गया है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ बर्नियर माइक्रोमीटर, है ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा है बर्नियर माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट के बारे में। क्लियर,
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट के बारे में, है ना। तो ऑर्डिनरी यानी सामान्य जो आपका माइक्रोमीटर होता है उसका आपका लीस्ट काउंट कितना होता है मीट्रिक का, तो 0.01 mm होता है। क्लियर, ये होता है आपका ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर का। और यहाँ पे अगर हम बात करें वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर की, तो वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर का होता है 0.001 mm। क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश की, क्लियर, ये तो आपका क्या था, ये आपका मीट्रिक का था, है ना। और अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश में क्या होता है, ऑर्डिनरी का होता है 0.001 इंच। और अगर बर्नियर की बात करें, बर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर की, तो 0.0001 इंच होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों का आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि बर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है, यानी यहाँ पे मीट्रिक के बारे में पूछा गया है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी मीट्रिक का क्या हो जाता है 0.001 mm हो जाता है ना। ब्रिटिश यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ब्रिटिश से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे मीट्रिक की ओर फोकस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारा मीट्रिक बर्नियर माइक्रोमीटर की जो यहाँ पे लिस्ट काउंट होगी फ्रेंड्स, वो कितना हो जाएगा 0.001 mm हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे ऑर्डिनरी की बात करता तो कितना हो जाता 0.01 mm हो जाता। क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट। क्लियर। तो अब हम चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन एपिसोड? जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 118 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, यानी इस टूल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको यहाँ पे फिगर के साथ इसको क्लियर करते हैं और देख लेते हैं हमारा यहाँ पे फिगर कौन सा टूल का दिया हुआ है। क्लियर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है और इसी टूल के बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा टूल है। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टूल के बारे में। तो फ्रेंड्स इसे हम बोलते हैं स्क्रैपर। क्या बोलते हैं, स्क्रैपर। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रैपर टूल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, फाइलिंग की हुई सतह से जो हाई स्पॉट बच जाते हैं, उस हाई स्पॉट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे स्क्रैपर का यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो स्क्रैपर दिया हुआ है ये किस प्रकार का स्क्रैपर है ना। तो चलिए हम इसको ऑप्शन के साथ यहाँ पे क्लियर करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फ्लैट स्क्रैपर। क्या यह फ्लैट स्क्रैपर है। ऑप्शन बी हुक स्क्रैपर। ऑप्शन सी हाफ राउंड स्क्रैपर। ऑप्शन डी यहाँ पे 3 स्क्वायर स्क्रैपर। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से हम इस फिगर को देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फिगर रहा और इसी फिगर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ये जो आपका फिगर दिया हुआ है स्क्रैपर का, वो किस प्रकार का स्क्रैपर है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आपका स्क्रैपर है वो आपका फ्लैट स्क्रैपर है। क्लियर। यानी आपका ये जो फिगर दिया हुआ है आपका फ्लैट स्क्रैपर है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो अब इसी के साथ हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 19, यानी कि 119 नंबर क्वेश्चन बोला गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी, है ना, रिपेयर्ड, है ना। बोल रहा है कि कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है, यानी खुरचनी की यानी स्क्रैपर की जो रिपेयर की जाती है वो कैसे की जाती है ना।
तो क्या हम स्क्रैपर की जो रिपेयर करते हैं वो फाइलिंग के द्वारा करते हैं, या लैपिंग, या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है चिजलिंग, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ग्राइंडिंग एंड होनिंग। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी स्क्रैपर होती है, अगर स्क्रैपर को रिपेयर करना है यानी उसको शार्प करना है, तो स्क्रैपर को हम यहाँ पे ग्राइंडिंग और होनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए। हम यहाँ पे चिल्लिंग के द्वारा नहीं करते हैं, लैपिंग के द्वारा नहीं करते हैं, और फाइलिंग के द्वारा हम स्क्रैपर को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। स्क्रैपर को जो रिपेयर किया जाता है फ्रेंड्स, वो आपका ग्राइंडिंग एंड होनिंग के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर 119 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, है ना। अब इसी के साथ हम यहाँ पे देखिए 120 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है 120 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, यानी 120 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। बोल रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है। यानी यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग पर, है ना, वर्नियर स्केल के ग्रेजुएशन बने होते हैं यानी चिन्हित हुए रहते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एनविल, ऑप्शन बी बोल रहा है फ्रेम, ऑप्शन सी बोल रहा है थिम्बल, और ऑप्शन डी बोल रहा है बैरल। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर में जो वर्नियर स्केल बने होते हैं माइक्रोमीटर के बैरल या स्लीव भाग के पे बने होते हैं। यानी बैरल का दूसरा नाम क्या है, स्लीव है। यानी बैरल पे ही हमारा क्या होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर ग्रेजुएशन क्या होते हैं, यहाँ पे बने होते हैं, है ना। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए स्पष्ट पूछा है कि विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। यानी वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है ना। यानी स्पष्ट पूछा गया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग पर वर्नियर स्केल के ग्रेजुएशन बने होते हैं। तो फ्रेंड्स माइक्रोमीटर का बैरल एक ऐसा भाग होता है जिसपे हमारा वर्नियर स्केल के ग्रेजुएशन बने होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय। और अगले वीडियो में मिलेंगे अगले जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।